गवर्नमेंट मतलब सीजी में ये सब सेंट्रल समवर्ती गवर्नमेंट, सूची के यानी एग्जाम्पल है। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम कानून बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी नियम कानून बना रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आवाज नहीं आ रही क्या? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए हल्का सा। हेलो हेलो। चलिए, तो अनुसूची 3 बता दिया था ना, क्यों? दिखाइएगा कॉपी। अच्छा, अनुसूची 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 समझा दिए थे, लिखवाना है। ठीक, चलिए। तो याद किए कि नहीं आप लोग, बोलो। याद है? चलिए, बहुत अच्छी बात। यानी अब पढ़ाई करना आप लोग स्टार्ट कर दिए, क्यों? मैं भी चाह रहा हूं आप लोग डेली पढ़ें और डेली का डेली तैयार करें। चलिए बताइए, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? लास्ट में कितनी जोड़ी गई? प्रेजेंट टाइम कितनी है? किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है? वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य क्षेत्र हैं? अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया? अच्छा, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, सांसद का वेतन 1 लाख। चलिए याद। कल तो सब लोग आए थे ना? कल कितने लोग नहीं आए थे? मतलब सब लोग आए थे। चलिए कोई बात नहीं। तो हेडिंग डालिएगा अनुसूचित 3, लिख लेते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालिएगा अनुसूचित 3। पहला दिन है क्या आपका? चलिए, तो हेडिंग डालिएगा अनुसूचित 3, कोई बात नहीं, अभी समझा रहे हैं। हेडिंग डालिएगा अनुसूचित 3। लिखिएगा अनुसूचित 3, लिखिएगा इसके तहत, हाँ लिखिएगा इसके तहत, इसके तहत प्रधानमंत्री, इसके तहत प्रधानमंत्री कामा, इसके तहत प्रधानमंत्री कामा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, इसके तहत प्रधानमंत्री कामा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, इसके तहत प्रधानमंत्री कामा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य कामा राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य कामा राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य कामा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कामा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कामा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कामा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कामा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कामा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इत्यादि के संबंधित, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इत्यादि के संबंधित, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इत्यादि के संबंधित शपथ का उल्लेख किया गया है। हाँ, इत्यादि के संबंधित शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही पूछा जाता है। इत्यादि के संबंधित शपथ का उल्लेख किया गया है। इत्यादि के संबंधित शपथ का उल्लेख किया गया है। हेडिंग डालिएगा नोट, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा इत्यादि के संबंधित शपथ का उल्लेख किया गया है। हेडिंग डालिएगा नोट, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा भारत का राष्ट्रपति, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा भारत का राष्ट्रपति, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 60 यानी 60 यहां पे लिखे हैं। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 60 भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ लेता है। लिखिएगा पहला पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ लेता है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ लेता है। इसलिए 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 अनुसूची 3 के अंतर्गत
इसलिए अनुसूचित 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए अनुसूचित 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए अनुसूचित 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख नहीं किया गया। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अगले लाइन से, भारत के राष्ट्रपति को शपथ, अगली लाइन से लिखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ, अगली लाइन से लिखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, दिलाया जाता है। अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अगली लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अगली लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र तथा उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र तथा उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। तथा उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। ये अभी पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट के अंतर्गत था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा उपराष्ट्रपति के बारे में, लिखिएगा उपराष्ट्रपति के बारे में, लिखिएगा भारत का उपराष्ट्रपति, लिखिएगा दूसरा पॉइंट, भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 69 यहां पे लिखे हैं। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 69 यहां पे लिखे हैं। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 69 के अंतर्गत शपथ लेता है। लिखिएगा भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के अंतर्गत शपथ लेता है। इसलिए अनुसूचित 3 के अंतर्गत, इसलिए अनुसूचित 3 के अंतर्गत शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए अनुसूचित 3 के अंतर्गत शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुसूचित 3 के अंतर्गत शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। लिखिएगा अगली लाइन से, उसी में लिखिएगा अगली लाइन से, लिखिएगा उपराष्ट्रपति को शपथ, अगले लाइन से लिखिएगा उपराष्ट्रपति को शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अगली लाइन से लिखिएगा उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, दिलाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट राज्यपाल के बारे में। तीसरा पॉइंट लिखिएगा राज्यपाल के बारे में, लिखिएगा तीसरा पॉइंट लिखिएगा राज्यपाल के बारे में, लिखिएगा राज्यों के राज्यपाल। तीसरा पॉइंट लिखिएगा राज्यपाल के बारे में, राज्यों के राज्यपाल, हाँ राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर इंग्लिश में कहते हैं, राज्यों के राज्यपाल अनुसूचित
राज्यों के राज्यपाल आर्टिकल 169, सॉरी 159, 159 यहां पे लिखे हैं। राज्यों के राज्यपाल आर्टिकल 159, 159, 159। राज्यों के राज्यपाल आर्टिकल 159 के अंतर्गत, आर्टिकल 159 के अंतर्गत शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 159 के अंतर्गत शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ का उल्लेख किया गया है। चलिए अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से। राज्यों को राज्यपाल को शपथ, अगली लाइन से लिखिएगा, राज्यों के राज्यपाल को शपथ, शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। राज्यों के राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, दिलाया जाता है। हो गया। चलो लास्ट पॉइंट चौथा लिखना, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में, तब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। चौथा पॉइंट लिखना लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। अच्छा, इसमें जितने लोग बैठे हैं आईटीआई पास हो चुके हैं कि अभी एग्जाम देना है? क्यों, कितने लोग अभी पास नहीं हुआ आईटीआई? अच्छा, मतलब अभी एग्जाम चल रहा है आप लोग का। अच्छा, एग्जाम कब होगा? अगस्त में होगा? हाँ, 1 अगस्त को है। 1 अगस्त के बाद मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, फिर चलेगा। क्या करें? अच्छा, जो फर्स्ट ईयर, तो आप लोग अभी फर्स्ट ईयर वाले हैं क्यों? अच्छा, लास्ट ईयर वाले, लास्ट ईयर वालों का 1 तारीख से पेपर स्टार्ट है। मतलब 1 अगस्त के बाद मतलब बच्चे तैयारी में जुटेंगे, है कि नहीं? मतलब आप लोग पहले जागरूक हो गए हैं क्यों, और कुछ लोग लेट जागरूक होंगे ना, क्यों? चलिए अच्छी बात है। यूपी पीसीएल की भी शायद वैकेंसी का मतलब एडवर्टाइज दिख रहा है। हो सकता है यूपी पीसीएल की टीजी2 की भी आए और यूपी पीसीएल जेई की भी आए, तो लगे रहिए, बहुत अच्छा है। कल शायद मतलब नोटिफिकेशन इसका मतलब जिक्र हुआ था, तो जहां तक है कि इस महीने तक देखने को मिल जाएगा, तो लगे रहेंगे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा टीजी2 यूपी पीसीएल में। अब सोचे वैकेंसी आ जाए और 2 महीना का समय रहे, तो उसमें टेक्निकल और नॉन टेक तैयार करने में बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे लगे रहेंगे तो सिलेबस भी टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा रिस्पांस होगा और सिलेक्शन मिलेंगे। और यूपीपीसीएल टीजीटी वगैरह की जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत आराम की है, और पैसा भी है और सम्मान भी है। चलिए लिखिएगा चौथा पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष लिखिएगा। लास्ट पॉइंट चौथा, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुसूची 3 के अंतर्गत, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि 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 ये पहले से ही क्योंकि ये पहले से ही क्योंकि ये पहले से ही सांसद के रूप में शपथ लिए रहते हैं। क्योंकि ये पहले से ही सांसद के रूप में शपथ लिए रहते हैं। क्योंकि ये पहले से ही सांसद के रूप में शपथ लिए रहते हैं, शपथ लिए रहते हैं। दैट्स ऑल। चलिए अब बात ना करिए, अब ध्यान सुनिएगा। चलिए अब जितना मैंने कल पढ़ाया तो वही लिखवाया है। चलिए 2 मिनट रिवीजन करते हैं हम लोग, तब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जीएस सब्जेक्ट में संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, और संविधान के अंदर जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। यानी जीएस सब्जेक्ट के अंदर अभी हम लोग ने बेसिक पॉलिटी स्टार्ट किए हैं, और जिनका पहला क्लास हो परेशान ना हो, हम लोग संविधान है क्या, राजव्यवस्था किसे कहते हैं, संविधान के प्रकार, विदेशी स्रोत, यानी 4 से 5 दिन की क्लास हम लोग ने किया है। और कल ही मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां एक ऐसे टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कल, कि जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो अनुसूचिया से बार बार कहीं प्रश्न पूछी जाती है, और अनुसूचिया बहुत अच्छी टॉपिक मानी जाती है। मैंने बताया था भारतीय मतलब भारत का, संविधान का मतलब बताया था कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं। कि अनुसूचिया बताया था कि अनुसूचिया को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया कि अनुसूचिया होती क्या, अनुसूचिया किसे कहते हैं। लेकिन अनुसूचिया के अंदर जो भी बातें दी गई हैं वो केंद्र संबंधित बातें दी गई, यानी राष्ट्रीय महत्व की बातों को सम्मिलित किया गया। जैसे मैंने आपको कल बताया था, आप याद करो, मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, और 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं, और 470 आर्टिकल हैं। यानी हमारे जब मूल संविधान बना था उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, और 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं, और 470 आर्टिकल है। तो हम लोग पहले अनुसूचिया को टारगेट बनाएं, अनुसूचिया पढ़ लेंगे, तब हम लोग भाग के बारे में पढ़ेंगे, भाग के बाद प्रस्तावना, संविधान सभा, शासन के अंग, विशेषताएं, तब बेसिक पॉलिटिकल यूनिट जब खत्म हो जाएगी तब हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। यानी 395 आर्टिकल में संविधान का पहला चैप्टर संघ तथा उसका राज्य। तो अब मैंने अनुसूचिया आपको 3 तक समझाया था, जो आज मैंने कंप्लीट लिखवाया। 3 तक क्या क्या बताया था, चीजें समझिएगा। हमने आपको 3 तक यही बताया था। अनुसूची के अंतर्गत मैंने बताया था कि मूल संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लास्ट में 4 जुड़ गई, जो प्रेजेंट टाइम कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। तो यहां से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान बना था उस समय हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी, 8, लास्ट में कितनी जोड़ी गई, 4, और प्रेजेंट टाइम कितने हैं, 12। 12 अनुसूची के अंतर्गत जो संविधान के अंतर्गत अनुसूची 1 में जो राष्ट्रीय महत्व की बातों को इंक्लूड किया गया है, उसमें मैंने बताया था कि अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि जिसपे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है उसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य क्षेत्र हैं, टोटल राज्य 36 हैं, अर्थात अनुसूची 1 के तहत राज्यों की परिभाषा दी गई है। यानी संविधान के अनुसूची 1 के तहत आप देखेंगे राज्यों की परिभाषा दी गई है। पूछा जाता है कि किस अनुसूची के तहत राज्यों की परिभाषा दी गई, क्या बताओगे, 1 के तहत। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, कितने राज्य क्षेत्र हैं, 28। इसके बाद अनुसूची 1 में जो राष्ट्रीय महत्व की बातों को सम्मिलित किया गया उसमें राज्यों की परिभाषा दी गई है। इसके बाद अनुसूची 2 में बताया था वेतन का उल्लेख किया गया, और अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया। यहां से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आपका कि हमारे संविधान के किस अनुसूची में वेतन संबंधित बातें थी, क्या बताओगे, 2 में, और किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है, 3 में। तो हमने याद करने का लॉजिक बताया था कि अनुसूची 2 मांगने का भाव आ रहा है, क्या 2 वेतन, लेकिन अनुसूची 3 मांगने का भाव नहीं आ रहा है। अनुसूची 3 में 3 शब्द हैं, अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है, शपथ का। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है, 1 में, किस अनुसूची में वेतन का उल्लेख किया गया है, 2 में, और किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है, 3 में। इतनी तो बात क्लियर हुई। मैंने बताया था कि अनुसूची 2 के तहत किसका कितना वेतन होगा। मैंने 8 से 10 आपको वेतन लिखवाया था, जो एग्जाम ओरिएंटेड से बार बार पूछे जाते हैं। मैंने कहा था इतना याद कर लेंगे तो आपके लिए एनफ होगा, और वेतन संबंधित प्रश्न गलत नहीं करेंगे। और यहां तक कि मैंने बताया था कि आगे इस चीज को आपको चैप्टर वाइज आगे पढ़ना है। इसके बाद अनुसूची 2 में वेतन है, अनुसूची 3 में शपथ है। अनुसूची 3 में शपथ का मतलब कोई भी संविधान के पद को धारण करता है तो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेता है कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने प्राण के साथ देश की रक्षा करेंगे, हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जो संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन 4 ऐसे पदाधिकारी हैं जो अनुसूची 3 के अंदर शपथ नहीं लेते, जो मैंने अभी जस्ट लिखवाया है। जैसे बताया था राष्ट्रपति, इसके बाद बताया था उपराष्ट्रपति,
और राज्यों के राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये हमारे 4 ऐसे पदाधिकारी हैं जो अनुसूचित 3 के अंदर शपथ नहीं लेते। अनुसूचित 3 के अंदर शपथ क्यों नहीं लेते, आपको आगे पढ़ना भी है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति अनुसूचित 3 के अंदर इसलिए शपथ नहीं लेता क्योंकि हम मैंने बताया था कि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। इसी कारण राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के शपथ नहीं लेता है, और राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसी कारण वश अनुसूचित 3 में यानी कि आप देखेंगे राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया। और बताया था राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है, राष्ट्रपति को। भारत का उपराष्ट्रपति भी अनुसूचित 3 के शपथ नहीं लेता है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। इसी कारण वर्ष राष्ट्रपति की शपथ का अनुसूचित 3 में उल्लेख नहीं किया गया। इसके बाद बताया था भारत के राज्यों के राज्यपाल भी अनुसूचित 3 के शपथ नहीं लेता, इसलिए क्योंकि संविधान के आर्टिकल 159 में राज्यों के राज्यपाल के शपथ को उल्लेख किया गया, और राज्यों के राज्यपाल को शपथ आप देखेंगे कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राज्यों के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो आपसे कोई पूछे कि राज्यपाल किस आर्टिकल शपथ लेता है, 159, और राज्यों के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी अनुसूचित 3 के शपथ नहीं लेते क्योंकि ये पहले से सांसद रूप में शपथ लिए रहते हैं। इसी कारण वर्ष अनुसूचित 3 के अंदर शपथ का उल्लेख नहीं किया गया। तो प्रश्न बनेगा कि मूल संविधान बना तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी, 8, लास्ट में कितनी जोड़ी गई, 4, प्रेजेंट टाइम कितनी है, 12, किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है, 1 में, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, कितने राज्य क्षेत्र हैं, 28, अनुसूचित 2 में किसका उल्लेख किया गया है, वेतन, अनुसूचित 3 में किसका उल्लेख किया गया है, शपथ, राष्ट्रपति किस आर्टिकल शपथ लेता है, 60, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट मुख्य, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति किसे देता है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति किस साल शपथ लेता है, 69, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल का किस साल शपथ को लिख किया गया है, 159, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्या लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुसूचित शपथ लेते हैं, नहीं, क्योंकि ये पहले से इसे सांसद रूप में शपथ ले रहते हैं। इतनी बात समझ में आई, बोलो भैया। चलो बताओ, मूल संविधान बना तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी, लास्ट में कितनी जोड़ी गई, प्रेजेंट टाइम कितनी है, किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य क्षेत्र हैं, टोटल कितने राज्य हैं, अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल शपथ लेता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति किस साल शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल किस आर्टिकल शपथ लेता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर हुआ। चलो अब समझो, जो हमें आज पढ़ना है अनुसूची 4 पढ़ना है, मैंने तो कल वाली क्लास आपको 10 मिनट बताया, जो 1 घंटा पढ़ाया था। अब समझो अनुसूची 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो, सारा लिखवाएंगे, पहले कंसेप्ट को क्लियर करो, अनुसूची 4 होता क्या। पहले देखो, ध्यान दो, यहां पे सब लोग बात ना करेंगे। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में जो बातें दी गई हैं और राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया, मतलब समझिएगा है क्या। अनुसूची 4 में जो बातें दी गई डियर, इसमें कहा गया राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ये हमारे अनुसूची 4 में बातें दी गई हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन का मतलब क्या होता है, आवंटन का मतलब बंटवारा करना, किसी चीज को बंटवारा करना, उसको एक शाब्दिक वर्ड में हम आवंटन कर सकते हैं। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन हमारे संविधान के अनुसूची 4 के अंदर लिखी गई है। अगर हम बात करें जैसे, तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को हम सांसद कहते हैं, क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, आप दोनों सदस्यों क्या कहोगे, सांसद कहोगे। लोकसभा राज्यसभा खैर आगे पढ़ना भी है। अगर लोकसभा की अगर मिनिमम सीटें की बात करें तो 545 है, अगर मैक्सिमम सीटें की बात करें कितनी है, 552। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की अगर मिनिमम सीटें बात करें तो 245 है, और मैक्सिमम की बात करें तो कितनी है, 250।
यानी कहने का सेंस है कि लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों सदस्यों को सांसद कहते हैं। लोकसभा की मिनिमम सीटें 545 से मैक्सिमम 552 है। राज्यसभा की 245 मिनिमम सीटें और मैक्सिमम सीटें कितनी है? 250 है। इतनी तो बात क्लियर हुई सबको? बोलो भैया। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अपने स्टेट की, सब लोग तो उत्तर प्रदेश ही के रहने वाले हो, क्यों? कोई अदर स्टेट का तो नहीं है ना इसमें, क्यों सब लोग उत्तर प्रदेश के हो? उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आप देखोगे, अगर लोकसभा की सीटें बात करें तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, है कि नहीं? बोलो। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की 403 सीटें हैं, और विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। अभी तक हमने क्या समझा? हमने यही समझा कि अनुसूची 4 में जो बातें दी गई हैं और राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया। आवंटन का मतलब बंटवारा करना। लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों सदस्यों को सांसद कहते हैं। लोकसभा की मिनिमम सीटें 545 है, मैक्सिमम सीटें 552 है। राज्यसभा की मिनिमम सीटें 245 है, मैक्सिमम 250 है। अगर एक स्टेट पूरे 36 राज्य में, अगर एक स्टेट उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद, बीपी मतलब विधान परिषद की 100 सीटें, एलएस मतलब लोकसभा, लोकसभा की 80 सीटें, आरएस मतलब राज्यसभा की 31 सीटें, और वीएस मतलब विधानसभा की 403 सीटें। भाई जनरली कहने के लोग पूछ देते हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। 30वें अनुसूची 4 में जो बातें दी गई है उसमें कहा गया राज्यसभा की बात कर, किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा की। न कि लोकसभा की बात करता है, न कि विधान परिषद की बात करता है, न कि विधान परिषद विधानसभा की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा। तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की गई, यानी किस राज्य से कितने सीटें जाएंगे, किस राज्य से कितने सांसद जाएंगे, अनुसूची 4 में वही बातें अनुसूची 4 के अंदर लिखी गई है। क्लियर हो कि नहीं? तो राज्यसभा की सीटें कहीं पीछे लिख लो ताकि ये भूले ना, कहीं पूछा जाता है तब अनुसूची 4 के अंदर हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं। इसको लिख लो, लोकसभा की मिनिमम सीटें, राज्यसभा की मिनिमम सीटें, उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें, कहीं पीछे रफ पे लिख लो ताकि पूछे, है कि नहीं? जनरली लोग गांव में पूछ देते हैं, है कि नहीं? पहले शादी होती के रिश्ते के अंदर पूछे जाते हैं लड़की से कि आपका नाम क्या है, पापा क्या करते हैं। अब तो ये सब नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है कि लड़की पढ़ी उड़ी क्या है कि नहीं। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोकसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें, विधानसभा की कितनी सीटें। बता ले जाओगे अच्छी बात है, नहीं बता पाओगे तो कहेगी लड़की एकदम गधी बिना पढ़ी लिखी है कि नहीं? ये सब जनरली पूछा जाता है। तो ये सब चीजें जानकारी होना चाहिए। हाँ, कहीं पीछे लिख लो ताकि हम पूछें तो आप बता ले जाओ, है कि नहीं? क्या करें? देखो कई रीजन होते हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा की अगर शक्तियां देखा जाए तो राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रीय महत्व की बातों को कहने की सम्मिलित कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो 2/3 बहुमत पारित करेगा तो राज्यसभा को ज्यादा शक्ति है। अगर लोकसभा के अगर सीट के हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा को ज्यादा है कि नहीं? भाई लोकसभा की सीट है, ज्यादा शक्ति है इसको होगी। अगर राज्यसभा को कम तो कम है, लेकिन 2/3 बहुमत अगर राष्ट्रीय केंद्र के विषय पर नियम कानून बनाता है तो राज्यसभा को कितना सबसे ज्यादा पावर है। तो हर कंडीशन की अलग अलग कंडीशन लोकसभा राज्यसभा की नोट कर लिए। चलो आप समझो इस टॉपिक का सेंस क्या कहता है, इस टॉपिक का लॉजिक क्या कहता है। कहने का सेंस है अनुसूची 4 में जो बातें दी गई हैं वो कहा गया राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया। किस राज्य से कितने सांसद जाएंगे स्पष्ट रूप से अनुसूची 4 के अंदर लिखी गई है। अगर हम बात करें तो राज्यसभा की बात करता है अनुसूची 4 कहता है। अगर राज्यसभा की अगर सीटें की हम बात करें तो राज्यसभा की अगर आपने सीटें अभी जस्ट पढ़ा तो मिनिमम सीटें कितनी है? 245, है कि नहीं? बोलो। अगर मैक्सिमम सीटें की बात करें तो 250 है। राज्यसभा की अगर मिनिमम सीटें बात करें, अभी हमने बताया कि 245 है। अगर हम मैक्सिमम सीटें की बात करें तो 250 है कि नहीं? बोलो भैया। अगर राज्यसभा की अगर 250 सीटों को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 250 सीटें को कहने के एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बांटा गया है। अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर की बात करें तो 238 राज्यों से, आर मतलब राज्य, यू मतलब केंद्र शासित प्रदेश, मतलब शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, आर मतलब केंद्र राज्य स्टेट, और यू मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो 238 राज्यों से सांसद लिए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश सांसद जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सांसद, बिहार से 16, उत्तराखंड 3, जम्मू कश्मीर 4। तो
तो 238 राज्यों से सांसद जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं। और संविधान का आर्टिकल 83 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ये 12 व्यक्ति क्षेत्र से जुड़े होते हैं। यानी कहने का सेंस है कि राष्ट्रपति जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आर्टिकल 83 आप पढ़ोगे, आर्टिकल 80 में राज्यसभा है तो आर्टिकल 83 आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 83 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। इनका चुनाव नहीं होगा, ये डायरेक्ट भाग में लेते हैं। तो आप 12 और 238 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 250। तो 250 जो राज्यसभा की सीटें हैं, किस राज्य से कितने सांसद जाएंगे, अनुसूची 4 के अंदर लिखी गई। हमारे संविधान में इक्वलिटी समानता नहीं दी गई। बड़ा राज्य है तो कम सांसद, ज्यादा सांसद जाते हैं, छोटा राज्य है कम सांसद जाते हैं। जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश से 31 सांसद जाते हैं, बिहार 16 जाते हैं, वहीं सिक्किम और गोवा छोटा राज्य तो एक एक सांसद जाता है। तो हमारे संविधान में इक्वलिटी समानता नहीं देगी। लेकिन अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका के राज्यसभा को हम सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका के राज्यसभा को हम किस नाम जानते हैं? सीनेट के नाम जानते हैं। अमेरिका में टोटल आप देखोगे 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य। तो अमेरिका का सीनेट कहता है कि हमारे हर राज्य से 2-2 सांसद जाएंगे, यानी टोटल कुल 100 सांसद जाएंगे। लेकिन हमारे संविधान में इक्वलिटी समानता नहीं देगी। बड़ा राज्य है तो ज्यादा सांसद जाएंगे, कम राज्य कम सांसद जाएंगे। यही प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख किया? क्या बताओगे? 4 के तहत। देखो कैसे याद करोगे? अनुसूची 4 में जैसे 4 को हिंदी में लिखोगे 4 ऐसे। देखो 4 में लास्ट में र आ रहा है कि नहीं? और राज्यसभा में लास्ट में क्या आ रहा है? र आ रहा है। तो र से क्या हो जाएगा? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुसूची के तहत राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख? क्या बताओगे? 4 के तहत। तो 1 से 4 तो कोई पूछे बता ले जाओगे? चलो तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? लास्ट में कितनी जोड़ी गई? प्रेजेंट टाइम कितनी है? किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है? अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 4 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो हेडिंग डालना अनुसूची 4 लिखना, अनुसूची 4 में लिखना। इसके तहत अनुसूची 4 में लिखना, इसके तहत राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। यहां पे लिखें, इसके तहत राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। जैसे, चलिए जैसे में 5-6 एग्जांपल लिख लीजिए। जब राज्यसभा पढ़ाएंगे तो सीटें के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सांसद, यहां पे लिखे हैं। बिहार से 16, राजस्थान 10, एमपी से 11, जम्मू कश्मीर 4। चलिए जैसे में लिखिएगा। चलिए 5-6 एग्जांपल लिख लीजिएगा। हाँ, तीसरा राजस्थान। चलिए इत्यादि कर लीजिएगा। इतने एग्जाम्पल बहुत है समझने के लिए। चलिए जाना समझ में आ रहा, पूछ लीजिएगा।
चलो नोट कर लिया आप लोग। चलिए नोट हो गया सब लोग का, नोट करिएगा। चलिए अब हेडिंग डालेगा अनुसूची 5, लिखिएगा अनुसूची 5। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए हेडिंग डालेगा अनुसूची 5। चलिए समझिएगा, लिखिएगा ना, पहले आप समझ लीजिए, कल लिखवाएंगे इसके बारे में। समझिएगा अनुसूची 5। अनुसूची 5 में आप देखेंगे एससी एसटी का उल्लेख किया गया। अनुसूची 5 में एससी एसटी के क्षेत्र का उल्लेख किया गया। अनुसूची 6 में आप देखेंगे एसटी के लिए 4 स्पेशल दी गई, जो ट्रिक है एटीएम का स्क्वायर। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, म से हो जाएगा मेघालय, और म से हो जाएगा मिजोरम। यहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसका शाब्दिक सेंस समझेगा ये कहना क्या चाह रहा है। यानी अनुसूची 5 में जो बातें दी गई हैं उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के क्षेत्रों तथा प्रशासन, यानी के क्षेत्रों तथा प्रशासन यो नियंत्रण संबंधित प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। और अनुसूची 6 में कहा गया कि एससी की बात ना करके एसटी की बात की गई है, जिसमें कहा गया अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के क्षेत्रों तथा प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। और राज्य है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। हमारे संविधान में आप देखोगे एससी एसटी जगह बहुत सी बात दी गई है। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 17 पढ़ोगे तो आर्टिकल 17 आगे पढ़ाएंगे तो उसमें भी अस्पृश्यता के अंत की बात की गई। वैसे संविधान का आर्टिकल 46 भी पढ़ोगे तो उसमें भी एससी एसटी ओबीसी जो अर्थ संबंधित पिछड़ेपन है उनको राज्य सरकार सरकारी नौकरी में छूट दे सकता है। वैसे हमारे संविधान का अनुसूची 5 में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों प्रशासन नियंत्रण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया। रीजन कारण क्या था कि हमारे जो एससी एसटी थे बहुत पिछड़ेपन थे, तो उनको भारत सरकार ने सोचा कि अनुसूची 5 के अंदर, संविधान वाले ने सोचा कि 5 के अंदर राष्ट्रीय महत्व की बातों को सम्मिलित करके इनको कहने की बहुत सी सुविधाएं दी जा सकती है। तो अनुसूची 5 में कहा गया कि अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति है तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों जो एरिया हैं तथा उनका प्रशासन यानी देखरेख या नियंत्रण भारत सरकार तय करेगी, यानी उनके लिए विशेष सुविधाएं का उपलब्ध करेगी। तो यही संविधान के अनुसूची 5 में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों प्रशासन नियंत्रण संबंधी प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा अनुसूची 5 के तहत। तो पूछा जाता है कि हमारे संविधान के किस अनुसूची में एससी एसटी का उल्लेखित क्या बताओगे? 5 के तहत। देखो कैसे याद करोगे, अनुसूची 5 में यस की बनावट 5 जैसी है, एसटी में यस की बनावट 5 जैसी है, और संयोग से अनुसूची 5 में किसका उल्लेख किया गया है? एससी एसटी का। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुसूची में एससी एसटी का उल्लेख किया गया है? 5 में। नेक्स्ट संविधान का अनुसूची 6, अनुसूची 6 में एससी की बात ना करके एसटी की बात की गई है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है, के क्षेत्रों यानी जो एरिया है तथा उसका प्रशासन यानी देख रेख या नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके पीछे रीजन कारण क्या था हम आपको आगे बताएंगे। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। भारत एक अलग कंट्री बना, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना। यानी 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। भारत एक अलग कंट्री बना, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना।
और आप देखेंगे हमारे संविधान को पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूर्णतः लागू किया गया। उसमें आप देखेंगे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे 4 राज्य ऐसे थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। उसमें जनजातियां बहुत से निवास कर रही थी और भारत सरकार ने सोचा कि इनको विशेष सुविधाएं दिया जाए, इसलिए संविधान सभा के द्वारा आप देखेंगे अनुसूची 6 के तहत कहा गया कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों प्रशासन नियंत्रण संबंधित जहां पे असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम संबंधित विशेष प्रावधान का जिक्र किया गया, यानी विशेष प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो पूछा जाता है किस अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों नियंत्रण संबंधी प्रावधान राज्य के द्वारा किया, क्या बताओगे? 6 के तहत। और 4 राज्य कौन कौन से, क्या बताओगे? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुसूची के तहत SC ST का उल्लेख किया गया? 5 में। और किस अनुसूची में ST के लिए 4 स्पेशल राज्य दिए गए? 6 में। और 4 स्पेशल राज्य कौन कौन से हैं? ATM का स्क्वायर, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देखो कुछ लोग कहने के कंफ्यूज रहते हैं मणिपुर को लेकर, मणिपुर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, मणिपुर है क्या? नहीं, मणिपुर को हम लोग नेट डिलीट कर देंगे, क्योंकि मिजोरम में एक डंडी दिख रही है, मेघालय में डंडी दिख रही है, ऐसा कुछ मणिपुर में नहीं दिख रहा है। इसलिए हम 4 राज्य स्ट्रिक के माध्यम से एटीएम के स्क्वायर से माध्यम से याद कर सकते हैं, यानी एटीएम के स्क्वायर से 4 राज्य याद कर सकते हैं। जैसे ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, म से मेघालय और म से मिजोरम। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुसूची में SC ST का उल्लेख किया गया है? 5 में। ST के लिए 4 स्पेशल राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो 6 तक 12 अनुसूची हम 6 तक कोई पूछे बता लिया? बोलो भैया, चलो बताओ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? लास्ट में कितनी जोड़ी गई? प्रेजेंट टाइम कितनी है? किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है? अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 4 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 6 में 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। समझो, बाकी 5 मिनट टाइम बचा हुआ। अनुसूची 7 समझ लो, कल आएंगे तो लिखवाएंगे। अनुसूची 7 समझो, हमने आपको अनुसूची 7 एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं, आप याद करो। जब मैं विदेशी स्रोत पढ़ा रहा तब बताया था, संविधान के प्रकार में पढ़ा रहा था उस समय बताया था, आपको कई बार बता दिया। अनुसूची 7 है क्या? आप चीज को समझो। अनुसूची 7 में आप देखेंगे सूचियों को उल्लेख किया गया। अनुसूची 7 में सूचियों को उल्लेख किया गया, यानी लिस्ट के बारे में कहा गया। और भारतीय संविधान में लिखित प्रकार की सूचियां हैं, अगर देखा जाए तो संघ सूची है, राज्य सूची है, और समवर्ती सूची है। और आप देखेंगे समवर्ती सूची के बाद अवशिष्ट शक्ति है, जिसे हम अवशिष्ट सूची भी कर सकते हैं। यानी हमारे संविधान के अनुसूची 7 में सूचियों को उल्लेख किया गया है, और हमारे भारतीय संविधान में लिखित प्रकार की सूचियां, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन करंट में आप देखेंगे 100 विषय हैं। यानी पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय। पहले राज्य सूची में पहले 61 विषय थे, लेकिन करंट में कितने विषय हैं? तो आप बताओगे 66, सॉरी पहले 66 विषय थे, लेकिन करंट में कितने विषय हैं? 61 विषय। समवर्ती सूची में आप देखेंगे पहले कहने के 47 विषय थे, लेकिन करंट में आप देखेंगे कितने विषय हैं? 52 विषय। अवशिष्ट शक्ति के अंदर 285 अधिनियमों को सम्मिलित किया गया। तो हमारे कहने का सेंस है कि अनुसूची 7 में सूचियों को उल्लेख किया गया, लिस्ट के बारे में उल्लेख किया गया। जो भारतीय संविधान में लिखित प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, करंट में कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन करंट में कितने हैं? 52। तो हमारे संविधान की अनुसूची 7 में सूचियों को उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन सी सूची है? अगर देखा जाए तो 100, 61, अगर 52 देखा जाए, जोड़ा जाए तो 200 ऊपर सब्जेक्ट हो जाएंगे। भाई होगा कि नहीं? बोलो भैया। तो 200 सब्जेक्ट आप याद करोगे तो आप याद ही करते रह जाओगे, लेकिन प्रश्न को डील नहीं करोगे। लेकिन हम आपको 40 से 50 सब्जेक्ट हम आपको लिखवा देंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगर आप उसको पढ़ लोगे तो अगर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा कौन से संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आप तुरंत कैच कर लिया, प्रश्न गलत नहीं करोगे। तो संघ सूची है क्या डियर? इस चीज को आप समझिएगा। संघ सूची वह सूची होती है जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र सरकार को है। तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। देखो, आप संसद का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, दोनों का सेंस एक ही है।
यानी आप संसद का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, दोनों का सेंस एक ही है। देखो जैसे बचपन में कहने कि आपका भी दो नाम होगा, है कि नहीं, किसी का तीन नाम होगा, किसी को दो नाम होगा, किसी का एक ही नाम होगा, है कि नहीं। जैसे बचपन में हमारा नाम बहादुर था, घर वाले बहादुर कहते थे, ऐसे आप देखेंगे कोचिंग के क्षेत्र में नीरज के नाम से जाने जाते हैं। तो आप चाहे बहादुर को चाहे नीरज को, हम ही को बुलाया जा रहा है। तो ऐसे चाहे संसद का हो चाहे केंद्र सरकार को, दोनों का सेंस एक ही है। इसलिए क्योंकि केंद्रीय विधायिका को संसद के नाम जानते हैं, यानी केंद्र में नियम कानून संसद बनाती है, और संघ सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र सरकार को है। तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। जैसे नागरिकता हुआ, नए राज्यों का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय अपराध हुआ, ये सब संघ सूची के एग्जाम्पल है। राज सूची क्या है, तो राज सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल यानी राज्य सरकार को है। तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं। यानी चाहे राज्यों के विधानमंडल कहें चाहे राज्य सरकार कहें, दोनों का सेंस एक ही है, क्योंकि राज्य में नियम कानून कौन बनाती है, विधानमंडल बनाती है। तो राज्य सूची वह सूची होती है जिसमें नियम कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल यानी राज्य सरकार को है। तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था हुआ, नगर पालिका हुआ, साफ सफाई हुआ, ये सब कैसे सूची है, राज्य सूची के विषय। समवर्ती सूची क्या है, तो समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी राज्य सरकार दोनों को है। तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची का आप देखेंगे कंसेंट किस देश के संविधान से लिया गया, तो क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जैसे पर्यावरण हुआ, तलाक हुआ, विवाह हुआ, ये सब समवर्ती सूची एग्जाम्पल है। आप याद करो, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए सपोर्ट दैट पर्यावरण हुआ, तलाक हुआ, विवाह हुआ, ये सब समवर्ती सूची के एग्जाम्पल है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम कानून बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी नियम कानून बना रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, एससी मतलब स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, दोनों नियम कानून बना रहे। मोबाइल ना चले, यहां देखिए, दोनों नियम कानून बना रहे, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों नाम नियम कानून बना रहे। अगर मान लीजिए दोनों में आगे चल के टकराव हो जाए, है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, केंद्र कहे हमारा मान होना चाहिए, राज्य कहे हमारा मान होना चाहिए। उस कंडीशन मान लीजिए दोनों में टकराव हो जाए, तो फाइनली किसका मान होगा, क्या बताओगे, केंद्र सरकार का मान होगा। इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र को ज्यादा पावर दी गई है, राज्य को कम दी गई है, इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ कैसा संविधान है, संघात्मक संविधान है। तो समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। और पूछा जाता है समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट, औषधि शक्ति। औषधि शक्ति क्या डियर, तो औषधि शक्ति वह सूची होती है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों विषयों में उल्लेख किया गया। न संघ में उल्लेख किया गया, न राज्य में उल्लेख किया गया, न समवर्ती सूची में उल्लेख किया गया। तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं, औषधि शक्ति कहते हैं। यानी कहने का सेंस है कि औषधि शक्ति वह सूची होती है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों विषयों में उल्लेख किया गया हो। ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं, औषधि शक्ति कहते हैं। औषधि शक्ति पे नियम कानून बनाने का अधिकार आप देखेंगे केंद्र सरकार यानी संसद को है। औषधि शक्ति आप देखेंगे संविधान के आर्टिकल 248 में उल्लेख किया गया है। और औषधि शक्ति का जो कंसेप्ट है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आपसे कोई पूछे कि औषधि शक्ति किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, 248, और औषधि शक्ति का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुसूची में सूचियों को उल्लेख किया गया, 7 में। संघ सूची पे नियम कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। राज्य सूची पे राज्य सरकार। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों। समवर्ती सूची कंसेप्ट कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। औषधि शक्ति कहां से लिया गया है, कनाडा से। किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, 248 में। देखो कैसे याद करोगे, हिंदी में इसको लिखोगे 7। स से 7 होता है, स से सूची होता है, स से संघ सूची, स से समवर्ती सूची, और अनुसूची 7 में किसका उल्लेख किया गया, सूचियों को लिखा गया। तो 7 तक क्लियर हुआ, बोलो भैया। चलो तो आएंगे कल, इसको कंटिन्यू कराएंगे, इसको 6-7 लिखवा के कल कंटिन्यू कराएंगे। चलो 2 मिनट रिवीजन करा दो। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, लास्ट में कितनी जोड़ी गई, प्रेजेंट टाइम कितनी है, किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य क्षेत्र हैं, अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूची 4 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूची 6 में 4 राज्य कौन कौन से हैं, किस अनुसूची में सूचियों को उल्लेख किया गया है,
संघ सूची पे कौन नियम कानून बनाता है? राज सूची पे, समवर्ती सूची पे, समवर्ती